Hello student, I am Dr. Ritu Kapoor, scientist in Department of Chemistry, University of Allahabad, and also I am running my academy named as Nurture. बेसिकली लॉकडाउन पीरियड में मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स की डिमांड पे यहाँ पे आप लोग के ऑनलाइन क्लासेस लेने आ रही हूँ। इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं 11th और 12th के कोर्स को सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो 11th बेसिकली आज जो टॉपिक मैं जो केमिस्ट्री में जो लेके सब मतलब जो ब्रांच आ रही हूँ दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज मैं डिस्कस करूँगी दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन को बताने से पहले मैं चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करने वाली हूँ तो 11th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा नया है। अभी 10th से वो तुरंत आते हैं तो उनको इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। तो मैं बता दूं कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आज की डेफिनेशन है उसके हिसाब से द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स? Hydrocarbons are those compounds that are made up of only carbon and hydrogen. हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं हाइड्रोकार्बन की स्टडी आप किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। बात क्लियर हुई? इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि ये डायरेक्ट तो ये डेफिनेशन आनी ही गई होगी। अगर आप 10th के अंदर जाके देखें तो जो 10th के स्टूडेंट पढ़ते हैं वो ज़्यादातर जब शुरुआत होती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको ये बताया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो इनका सोर्स क्या होता है? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो उसके आधार पर सबसे पहली जो थ्योरी आई थी वो वाइटल फोर्स थ्योरी थी। चूँकि बच्चों को नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है इसलिए भी मुझे बताना पड़ रहा है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। अगर देखा जाए तो 11th और 12th में तो ये बात नहीं पूछी जाएगी आपसे और नहीं ये डेफिनेशन पूछी जाएगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बट ये जानना ज़रूरी है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जितना क्लियर होगा उतनी आसानी से आप कोई भी कंपटीशन को क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकते हैं। और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार होगा, आप केमिस्ट्री को लव करेंगे, प्यार करेंगे। तो चलिए हम देखें कि वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहा था। देखिए, सबसे और पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए, ठीक है। और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी? वाइटल फोर्स थ्योरी दी। किसने दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी बच्चों? बर्जीलियस ने दी थी। और इन्होंने ये थ्योरी दी थी आपकी 1815 में। इन्होंने क्या कहा? वाइटल का मतलब क्या होता है? नाम से ही लग रहा है लाइफ, यानी जिसमें क्या हो? वाइटलिटी हो, लाइफ हो। तो बर्जीलियस ने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ कहाँ से मिल सकते हैं? उनका सोर्स क्या हो सकता है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं देंगे। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कभी भी लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ये किसकी थ्योरी थी? बर्जीलियस की थ्योरी थी और ये बहुत पॉपुलर थ्योरी थी। किस नाम से? वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से। दिन समय बीतता रह गया, बहुत समय तक ये वाइटल फोर्स थ्योरी चलती रही जब तक नए इनोवेशन या नई रिसर्च आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में नहीं आई। फिर इसके बाद वोलर नाम के साइंटिस्ट आए। ये क्या है? वोलर नाम के दूसरे ऑर्गेनिक
साइंटिस्ट आए, दूसरे साइंटिस्ट आए और इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या किया, क्रिटिसिज्म किया। इन्होंने कहा कि ना बर्जीलियस एकदम गलत कह रहे हैं और इन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैब के अंदर यूरिया नाम के कंपाउंड को NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसे आप क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। यूरिया को इन्होंने किससे बनाया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम था, अमोनियम सियानेट। और यूरिया क्या है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका लैब में वुलर नाम के साइंटिस्ट ने तैयार किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सियानेट से। इन्होंने अमोनियम सियानेट को क्या किया, हीट किया, तो अमोनियम सियानेट आइसोमराइज करके उसने क्या दे दिया, यूरिया नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया। इस थ्योरी के, इस एक्सपेरिमेंट के बाद से आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। फिर तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोल्बे। क्या नाम था स्टूडेंट, कोल्बे। कोल्बे ने क्या किया, जल्दी बताइए। कोल्बे नाम के साइंटिस्ट ने एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है आपका, एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, और इसका निकनेम क्या होता है आपका, विनेगर होता है। एसिटिक एसिड को उन्होंने उसी के एलिमेंट्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक स्टिक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में मिलाकर बनाया। इस तीसरी, और ये भी किस में बना, लैब में ही सिंथेसाइज किया। इस दूसरे कंपाउंड की सिंथेसिस के बाद से वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। तो यहाँ से आपकी ओरिजिनेट हुई नई डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो मैंने आपको सबसे पहले लिखी थी, द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड या फिर स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं केवल, जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस तरह के कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको किसकी स्टडी करनी है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उसके द्वारा बने हुए कंपाउंड्स की। यानी आपको कार्बन के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आएंगे किस पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कार्बन की वो क्या है आपकी, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, टेट्रावैलेंसी। कार्बन अपने सभी कंपाउंड्स में कितनी वैलेंसी शो करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। यानी उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण वो 4 अदर एटम्स के साथ मिलकर क्या बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब आ जाए हम जरा सा कि व्हाट इज द वैलेंसी। ये भी समझने वाली बात है ना कि वैलेंसी किसे कहते हैं। व्हाट इज द वैलेंसी, अगर अभी हम पूछेंगे बच्चों से तो 12th के बच्चे तो शायद एकदम सही डेफिनेशन दे दें, बट 11th के बच्चे वही 10th की पुरानी डेफिनेशन देंगे कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ऑफ कोर्स यू आर राइट, एकदम सही डेफिनेशन है, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन में क्या कर दे रही हूँ, ट्विस्ट कर दे रही हूँ। वो मैं लिख रही हूँ, आप उतारिए उसे। द टोटल नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को मैं ज़्यादातर ई माइनस से रिप्रेजेंट करूंगी। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ outermost orbital is known as वैलेंसी। यानी वैलेंसी क्या हुई बच्चों? आउटर मोस्ट, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी जो सबसे बाहर पाया जाने वाला ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर भी जो वैलेंस ऑर्बिट होगा, जो वैलेंस शेल होगा, उसके अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वही क्या होगी, उस कंपाउंड की क्या होगी या उस एलिमेंट की क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो इसका मतलब कि कार्बन की अगर 4 वैलेंसी है, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है, टेट्रा वैलेंट है, यानी उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, टेट्रा वैलेंसी शो करेगा, अदरवाइज वो टेट्रा वैलेंसी शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखें क्या है। अब हम किसके ऊपर आ जाए, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाए, क्योंकि जो वैलेंसी होती है वो किसी भी एटम या एलिमेंट की वैलेंसी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अच्छा 12th वाले स्टूडेंट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह समझ रहे होंगे, बट 11th वाले बच्चे जो हैं, जो अभी नई तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर बेस्ड है, वो आप लोग को नहीं आता होगा। वो जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास लूँगी या जो मेरे नोट्स और मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे आएंगे, तो उसको जब आप देखेंगे और पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम किस पे आ जाए, क्या पढ़ाना था मुझे? यस, कार्बन। अगर हम कार्बन का देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक, यानी उसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे, आप लोग 10th में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचते हो तो आप ऐसे खींचते, K और L 2 और 4, ये हो गया आपका। ये आपका क्या है, आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपके ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, लेकिन हम 11th में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं खींचेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगा। 1:2, 2:2, 2p2, आप इस तरह से लिखेंगे। 12th क्लास का स्टूडेंट इसको समझ रहा होगा, बट 11th का स्टूडेंट ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसको S और P के बारे में ही जानकारी नहीं होगी। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को खींचने के पहले या इसको आगे हम समझाने से पहले चलिए हम आपको थोड़ा सा S और P के बारे में जानकारी दे दें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इस पूरे हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर को समझने में। देखिए, अब हम इसमें सबसे पहले बात आ जाए, एटम क्या होते हैं। व्हाट इज द एटम? व्हाट, तो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर डिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which is made up of 3 fundamental particles, that is positively charged nucleus and negatively charged electrons and electrically neutral neutrons। यानी मैंने क्या बताया कि एटम्स जो होता है वो डिविजिबल होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी एलिमेंट का, जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक होता है उसका पॉजिटिवली चार्ज सेंटर न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, आपका एक स्फेरिकल शेप की, आपके इलिप्टिकल शेप की क्या होती है, ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं, ऑर्बिट्स पाई जाती हैं एक्स्ट्रा, जिसको आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जिसमें आपके क्या चक्कर लगाते हैं, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो पहले एटम क्या है, is divisible smallest part of an element made up of three fundamental particles known as negatively charged electrons, positively charged protons and electrically neutral neutrons। ठीक, यानी और आपका जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन जो होते हैं सेंटर में पाए जाते हैं। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि एटम जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक उसका क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, जिसके अंदर आपका क्या पाया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियॉन्स पाया जाता है, और जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। अब इसके बाहर क्या होता है, आपका दूसरा पार्ट एटम का क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस होता है, जो जिसमें कुछ इलेप्टिकल टाइप की क्या पाई जाती हैं, ऑर्बिटल्स पाई जाती है। देखिए अब हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, सो ऑन, ये सब पूरी ऑर्बिटल्स हैं जो पूरी गोल ऐसे इलेप्टिकली फॉर्म होके गई हैं। ठीक है, जिसमें आपके क्या चक्कर लगाते हैं, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, हर एक जो आपके जिसमें चक्कर लगा रहे हैं इस इलेप्टिकल पाथ को हम क्या कहते हैं, एनर्जी शेल कहते हैं। ठीक है, तो हर एनर्जी शेल का अगर हम अल्फ़ाबेट में नाम देते हैं तो आपका KLMNOP Q एंड सो ऑन तक जाता है। अगर इसी को आप किससे नंबर, न्यूमरल से नंबर दें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तब आप इस शेल को क्या कह देंगे, एनर्जी शेल को आप तब क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स कहेंगे। फिर आप कहेंगे, फिर ऐसा जैसे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे खुले घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से खुले घूमते नहीं है कि आपने देखा और शेल के अंदर जैसे ही आप गए आपको इलेक्ट्रॉन मिल गया। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे तुरंत नहीं मिलता है। ये आपकी जो एनर्जी शेल्स हैं KLMNOPQ या फिर आपकी 1 2 3 4 5 6 जिन्हें आप ऑर्बिट्स भी कह रहे हैं, ये आपकी फर्दर क्या होती हैं, सब शेल्स में डिवाइड होती हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं शेल या फिर ऑर्बिट, इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, आपकी सब शेल्स और सब ऑर्बिट्स, सब शेल्स या फिर सब ऑर्बिट्स पाई जाती हैं। शेल को आप अल्फ़ाबेट KL M N एंड सो ऑन उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी को आप नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, तो आप इसको ऑर्बिट कहते हैं। ये शेल और ऑर्बिट के अंदर क्या पाई जाती हैं, सब शेल्स और सब ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं। फिर इस सब शेल्स और सब ऑर्बिट्स के अंदर आपकी क्या पाई जाती हैं,
ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं, फिर ऑर्बिटल्स के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो देखिए इतना सिस्टम है तब जाके आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। आप बिल्कुल वैसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आप अपने घर के अंदर गए, ठीक है, जैसे ही आप अपने घर के अंदर आए, उस कमरे में आप गए, आपने मेन गेट का दरवाज़ा खोला, इसके बाद आप अपने रूम पे पहुँचे, तो रूम आपकी क्या है, शेल या फिर ऑर्बिट है, ठीक। अब उस आपको पढ़ना है, हम आपको इलेक्ट्रॉन की तुलना हम आपके कॉपी किताब के साथ कर रहे हैं, इस बात को समझ जाइए। तो आप अपने स्टडी रूम के अंदर पहुँचे, वो स्टडी रूम आपका क्या था, शेल और ऑर्बिट था। फिर उसके अंदर आप गए, आपने क्या किया, अलमीराज को यूं करके खोला, ये अलमीराज आपकी क्या थी, सब शेल्स या फिर सब ऑर्बिट्स थी। फिर इसके अंदर आपके कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, वो कंपार्टमेंट्स आपके क्या थे, ऑर्बिटल्स थे, और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर जो आपकी बुक्स रखी हुई थी वो क्या थी, आपके इलेक्ट्रॉन्स थे। हाँ, अब यहाँ पे जो मेन समझने वाली बात है वो बहुत बड़ी बात है। जैसे पहले शेल के अंदर आपके कितने सबशेल्स पाए जाएंगे, सिर्फ एक एस सबशेल पाया जाएगा, ठीक है। दो में क्या होंगे, दो सबशेल होंगे, एस और पी, ठीक है। तीसरे में एस, पी और डी। सबशेल्स आपकी चार ही होती हैं, एस, पी, डी एंड एफ। शेल्स आपकी क्या हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती है। ऑर्बिट्स आपकी क्या हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। बट आपकी सबशेल्स और सब ऑर्बिट कितनी होंगी, आपकी केवल चार तरह की होंगी। कौन कौन सी, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। तो पहली शेल में या पहली ऑर्बिट में कितनी सबशेल होंगी, एक सबशेल एस होगी। दूसरी में दो होंगी, एस और पी। तीसरी में कितनी होंगी, एस, पी और डी। चौथी में चार होंगी, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। आप इसके बाद 5, 6, 7, 8 में आपके नंबर चेंज होते जाएंगे, एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल्स के, लेकिन आपकी सबशेल्स वही रहेंगी, एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ, और ऐसे ही सब में। बस क्या होगा, ये 1s ऑर्बिटल के 1s कराएगा, ये 2s 2p कहलाएगा, ये 3s 3p 3d कहलाएगा, ये 4s 4p 4d 4f कहलाएगा, ये 5s 5p 5d 5f कहलाएगा, ये 6s 6p 6d 6f कहलाएगा। और इसी के आधार पे उस बस आप क्या करेंगे, spdf रखते चले जाएंगे सब जगह, और जो नंबर है शेल का बस वो क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा, ठीक। अब spdf के अंदर आपकी क्या पाई जाएंगी, ऑर्बिटल्स पाई जाएंगी। अब मैं इसको मिटा रही हूँ। अब है आपकी सबशेल्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल। चार ही सबशेल्स होंगी आपकी, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। एक एस सबशेल्स में आपकी सिर्फ एक ही एस ऑर्बिटल पाई जाएगी। पी सबशेल में कितनी पी एटॉमिक ऑर्बिटल पाई जाएंगी, 3। डी सबशेल में कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पाई जाएंगी, 5। एफ सबशेल में कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पाई जाएंगी, 7। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर आपके क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। एक ऑर्बिटल में ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल में चूंकि एक ही ऑर्बिटल है, एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है, तो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 40। क्यों, क्योंकि इसमें 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो 3 में कितने रहेंगे, 3 × 2 6। 5 में कितने रहेंगे, 5 × 2 10। 7 में कितने रहेंगे, 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये उतार लीजिए आप लोग, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
चलिए अब हम फिर से किस पे आ जाएं, कार्बन के टेट्रावैलेंसी पे, जिस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, और फिर उसमें जो चीज़ें आनी थी उसके लिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और सबशेल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आए। ठीक, अब देखिए मैं फिर से लिखने जा रही हूँ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने यहाँ पे जी लिखा है। जी का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट उसे कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट जो होता है अपनी सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहता है, यानी ग्राउंड स्टेट में आपके सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। ठीक है, अब आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं SPDF के अकॉर्डिंगली, तो आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। अब भी बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ s और p एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अब हम थोड़ी सी जानकारी और देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में यहाँ पे देंगे, s और p एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में देंगे। चलिए उसको देखते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगी और बहुत जानकारी, जिसमें डीप में जानकारी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जो मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर आएगा उसमें आपको मिल जाएगी। हाँ, इसमें मैं कहाँ पे थी, यस, हाँ, एस और पी की हम बात कर रहे थे। एस और पी, यहाँ मतलब हम फोकस किस पे रहेंगे, किस एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे रहेंगे, सिर्फ एस और पी। अब हम एस और पी के बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले हम एस एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करेंगे। एस एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। अच्छा, तो स्फेरिकल शेप की होती है आपकी क्या, एस एटॉमिक ऑर्बिटल। कोई भी नोड नहीं पाया जाता है। एस एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है आपकी, ओरिएंटेशन लेस होती है। ये आपका न्यूक्लियस है जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, और ये आपकी क्या है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल। और हम ये जो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करके बना रहे हैं, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको एक डेफिनेशन बता दें कि व्हाट आर द एटॉमिक ऑर्बिटल। उसकी डेफिनेशन क्या है, द 3 डायमेंशनल स्पेस। ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है। ये क्या है बेटा आप लोगों का एटम का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस, और ये क्या है आपकी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये क्या है आपकी जो आप दिखा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है आपकी, एस एटॉमिक ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप की होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, अगर आप इसका ये एक्स एक्सेस खींच लीजिए, ये एक्स एक्सेस खींच लीजिए, ये वाई खींच लीजिए और ये जेड खींच लीजिए, तो तीनों एक्सेस में जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। इसीलिए इसका शेप भी क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। दूसरा, चूँकि स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह बराबर से पाई जा रही है, दैट्स वाई इसके अंदर आपका कोई भी नोड नहीं पाया जाता है। अब आप पूछेंगे मैडम ये नोड क्या होता है, व्हाट इज द नोड। नोड वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। 3 dimensional space in which electron density is 0। मतलब नोड वो जगह है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आपका एस एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस पे समान रूप से पाई जाती है। तीसरी बात, चौथी बात, इसके अंदर कोई भी नोड जनरली नहीं पाया जाता है। नोड वो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। और पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जो मॉलिक्यूल का शेप है
वो आपके एस एटॉमिक ऑर्बिटल पे डिपेंड नहीं करता है, यानी ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल और द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट depend upon the orientation of the s atomic orbital, hence s atomic orbital is always orientation less. ये तो हो गई s एटॉमिक ऑर्बिटल की बात। अब हम किस पे आ जाएं? p एटॉमिक ऑर्बिटल पे आ जाएं। देखिए p एटॉमिक ऑर्बिटल को समझाने के लिए मैं एक मॉडल तैयार कर रही हूँ, उसको देखिएगा। जस्ट मिनट में ढूंढ रही हूँ कि सही बॉल मिल जाए। यस, मिल गई। देखिए, फर्स्ट थिंग कि पी एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। एस का तो आपको पता चल गया कैसा होता है, गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। पी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है आपकी? डम्बल शेप होती है। ये क्या है आपकी? डम्बल शेप है, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा देखिए, कोई भी अगर आप मॉलिक्यूल लिख रहे हैं तो उसके दो प्लेन एग्जिस्ट करती है। एक ये प्लेन जो ऐसे जा रही है प्लेन ऑफ द पेपर में इस तरह से, इसको आप क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। और एक ये प्लेन जा रही है, दिस वन, इसको आप क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने ऐसे बना लिया है। ये आप 2D में स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये मैं आप लोगों को 3D में दिखा रही हूँ। तो देखिए ये इसका क्या है? ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया है। ठीक है, और बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ पे क्या है? इसके दो लोब हैं। एक लोब ये आपका इस तरह से रख दीजिए, यूं ऐसे। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ये आपका एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया। ठीक है, तो पी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है? पहला कि वो डम्बल शेप होती है। पी एटॉमिक ऑर्बिटल इज डम्बल शेप। इट हैज टू लोब, लोब। वन लोब जो है आपका, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पाया जा रहा है और दूसरा लोब जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे पाया जा रहा है। वन लोब लाइज above the plane of the paper, another lobe lies below the plane of the paper। दूसरा लोब कहाँ पाया जा रहा है? बिलो पाया जा रहा है। दो लोब जो है देखिए आपके फूले हुए हैं और ये आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऊपर ज़्यादा होगी या फिर नीचे ज़्यादा होगी। बीच में ये जो स्क्विज पोर्शन है, ये देख रहे हैं, ये स्क्विज पोर्शन, और इसका ये वाला पोर्शन ग्रे कलर वाला, इसको आप क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। यानी पी एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या पाया जाता है? आपका नोड पाया जाता है। इट ऑलवेज कंटेन नोड। और नोड मैंने बताया क्या होता है? नोड इज ए 3 डायमेंशनल एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन या तो ये करेगा या फिर ये करेगा, यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पी एटॉमिक ऑर्बिटल में,
कि पी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है, डायरेक्शनल होती है। पी एटॉमिक ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल। आपको मालूम है कि तीन क्राइस्टेशन एक्सेस पाए जाते हैं। अगर आप देखें एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस, ठीक है। तो ये जो पी के अंदर कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल पाई जा रही है, पी और पी सब ऑर्बिट में 3 पी एटॉमिक ऑर्बिटल पाई जा रही है। उन 3 पी एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम होता है बेटा, ये है आपका, ये आपकी पी सब शेल है और इसके अंदर ये क्या है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो है ये आपकी 3 क्या हैं, 3 पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और एक ऑर्बिटल्स में आपके 2 हैं, तो टोटल 3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। चूंकि पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपकी उसमें आपके डायरेक्शन पाया जाता है और तीनों पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती हैं अलग अलग क्राइस्टेशन एक्सिस के अलोंग क्या होती हैं, डायरेक्टेड होती हैं, इसलिए हम इनको किससे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको अगर हम इसमें बनाएं तो जब अगर एक्स एक्सिस के अलोंग पाई गई तो इसको हमने पी एक्स, ये आपकी वाई एक्सिस के अलोंग पी वाई और ये आपकी जेड एक्सिस के अलोंग पी जेड। अगर आपको मैं इसमें स्ट्रक्चर को दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये एक पूरा पी सबशेल है जिसमें क्या पाई जा रही है, 3 पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाई जा रही हैं। देखिए 2D में तो आप ऐसे देख रहे हैं, 3D में आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, कितना फ्लावर सुंदर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर लाइक। ये है खूबसूरती केमिस्ट्री की, ठीक है। अब हम किस पे आ जाएं, यस, तो ज्योमेट्री ऑफ द जो लास्ट पॉइंट है पी एटॉमिक ऑर्बिटल का, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री ऑफ द molecule is molecule in organic compound is only decided by p atomic orbital। AO का मतलब हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आप लोगों को S और P के बारे में बता दिया, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे, तो वहाँ पे 2 ही तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, S और P, जिनके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। यानी S P ये क्या है बेटा, हमने बताया था सबशेल थे। ये सबशेल्स के अंदर क्या थी, आपकी ऑर्बिटल्स थी और ऑर्बिटल्स के अंदर आपके क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो S के अंदर, S सबशेल्स के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल्स था और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे मैक्सिमम। P सबशेल्स के अंदर, P सबशेल के अंदर कितने P एटॉमिक ऑर्बिटल थे, 3 P एटॉमिक ऑर्बिटल थे। जब जो P एटॉमिक ऑर्बिटल x डायरेक्शन में ओरिएंटेड था उसको हमने Px कहा, जो Py डायरेक्शन में था उसे Py कहा, जो z डायरेक्शन में था उसको Pz कहा। एक Px में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक Py में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक Pz में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और पूरे P एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। यानी P एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए Px में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहेंगे Px में सिर्फ 2 ही होंगे। Px में आप नहीं कह देंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। Px सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, 2। Py कितना करेगा, 2। Pz सिर्फ कितना करेगा, 2। लेकिन होल P एटॉमिक ऑर्बिटल कितना करेगा, 6। बात समझ में आई? और होल S एटॉमिक ऑर्बिटल कितना करेगा, 2। S एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर कोई भी नोड नहीं होगा, P एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर नोड पाया जाएगा। S एटॉमिक ऑर्बिटल आपका ओरिएंटेशन लेस होगा,
पी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है, ओरिएंटेशन होती है। ये डायरेक्शनल लेस है, ये इसमें डायरेक्शनल होती है। एस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज्योमेट्री या शेप कौन डिसाइड करता है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल डिसाइड करता है। दैट्स इट। चलिए अब हम आ जाए किसके ऊपर, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। हमने यहाँ पे लिखा 6C जी का मतलब हमने आपको पहले भी बताया था, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपका एलिमेंट जो होता है सबसे कम एनर्जी रखता है। 6 उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है न्यूट्रल स्टेट में एलिमेंट के। अब हम इसको क्या करेंगे, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भरेंगे। तो पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p2। अब हम 2p2 को ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। अच्छा, ये भी हम बता दें कि अगर कभी भी आपका किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भरता है, तो क्या होता है वो, जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे 2p1 होता तो आपके सबसे पहला इलेक्ट्रॉन px में भरता, यानी पहले इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड भरते हैं, पहले एक एक भरेंगे और इसके बाद जब pz में आपके पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर क्या होगा, पेयरिंग होनी शुरू होगी। ठीक है, 2p1 ऐसे। अगर मान लीजिए अगर हम इसको कह देते 2p2, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाता px में, वो किस में जाता, py में जाता। अब अगर हम इसको 2p3 होता तो तीसरा, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ठीक है, और ये कौन से बता रहा है, ये आपका बताता है नंबर ऑफ शेल, और ये है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये तो आप जान ही रहे हैं, ये है आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी दूसरी एनर्जी शेल में है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल में है, और कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो आपका दूसरा इसमें नहीं भरेगा, आप किस में जाएगा, वो pz में जाएगा। अब मान लीजिए ये 4 हो जाता है, तो अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होनी शुरू होगी और पेयरिंग करेगा यहाँ पे px में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 2p5 हो जाए तब py में पेयरिंग होगी, अगर 2p6 हो जाए तब फिर 2pz में पेयरिंग होगी। ये इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका है, ये भी हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2p2 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये क्या ऊपर जो भर रहा है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है। तो 2p2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 2px1 में, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2py1 में भरेगा, और 2pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको वहाँ पे वैलेंसी के पीछे डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present in the valence shell of the outermost orbit is known as the valency of that element। यानी किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसी को आप क्या कहेंगे, उस एलिमेंट की वैलेंसी कहेंगे। ठीक, यानी वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दूसरे एटम्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। अब आप देखिए इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसमें कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ठीक है, इसमें आपकी वैलेंस शेल कौन सी है बेटा, ये जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये क्या कहलाएगी, इसकी वैलेंस शेल कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा, आपका एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन, ये 1s1 और ये इसका 1s1, इसके क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वो पहली शेल के एस एटॉमिक ऑर्बिटल में पाया जाता है। इसका मतलब ये है, तो 1s1
के एटॉमिक ऑर्बिटल से ये जो आपके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके कौन सा मॉलिक्यूल इसको बनाना चाहिए था? इसको CH2 मॉलिक्यूल बनाना चाहिए था। लेकिन क्या CH2 मॉलिक्यूल पाया जाता है? नो। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सबसे पहला मॉलिक्यूल पाया गया वो था आपका CH4, जिसे आप क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। ठीक, अब ये बात तो गलत हो गई, अब क्या करें भाई? यानी वैलेंसी की डेफिनेशन ही गलत है ना? वैलेंसी की डेफिनेशन जो दी गई वो एकदम सही है। अब साइंटिस्ट सोचने लगे कि क्या किया जाए। ठीक, तो साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या मान लीजिए पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत कम एजम्पशन मतलब एज्यूम किए गए हैं चीज़ें। आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ तो सिर्फ आप एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और एजम्पशंस ही पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट था उसने क्या किया, एज्यूम किया कि नहीं भाई, कार्बन जो है कभी भी ग्राउंड स्टेट में रह ही नहीं सकता है, अगर वो ग्राउंड स्टेट में रह जाएगा तो पगला जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने मान के चल लिया, मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं, किसी ने नहीं देखा, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि कार्बन हमेशा क्या रहता है? एक्साइटेड स्टेट में रहता है, यानी उसकी एनर्जी लेवल हमेशा क्या होता है? हाई रहता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कार्बन 6 कार्बन, ये स्टार का साइन हम किसके लिए बना रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट के लिए बना रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं 1s2 2s। अच्छा, जैसे ही कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आता है वैसे 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है? 2p में चला जाता है। तो 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब देखिए ये इसकी क्या हो गई? आउटर मोस्ट शेल हो गई। अब आउटर मोस्ट शेल के अंदर यही चारों में क्या पाए जा रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। यही इसकी क्या हो गई? वैलेंस शेल हो गई। तो देखिए इसने बता दिया ना कि जैसे ही आपने कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में माना, ये बात आ गई कि भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रा वैलेंसी होती है। अब जब टेट्रा वैलेंसी होती है तो वो क्या कर सकता है? 4 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर वो क्या बना सकता है? 4 CH बॉन्ड बनाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल बना लेगा? CH4 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो भाई ये CH4 मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस तो हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया। क्या मान के? कि कार्बन किस में पाया जाता है? हमेशा एक्साइटेड स्टेट में पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। साइंटिस्ट ने इसके बाद क्या की? ये जो CH4 मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की। किसकी स्टडी की? उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की। तो जब उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि मीथेन के अंदर आपकी चारों बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ये एक CH बॉन्ड, ये दूसरा CH बॉन्ड, ये तीसरा CH बॉन्ड, ये चौथा CH बॉन्ड। चारों CH बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सेम होती है। इनके बीच में एंगल्स भी होगा कुछ। ठीक है, तो इन्होंने कहा चारों बॉन्ड एंगल भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। चौथी तीसरी बात क्या देखी उन्होंने? कि जो CH बॉन्ड की जो ये एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी चारों CH बॉन्ड के लिए क्या आती है? सेम आती है। चलिए, ये तो उन्होंने उनका स्ट्रक्चर देख के बता दिया। ठीक है, अब हम जरा यहाँ पे नज़र डालें, क्या यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड बनने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। एक जो ओवरलैपिंग हो रही है वो S और S एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में हो रही है। दूसरी ओवरलैपिंग PX और S के बीच में हो रही है। तीसरी PY और S के बीच में हो रही है। चौथी PZ और S के बीच में हो रही है। अच्छा, एक और बात बताना मैं भूल गई थी आपको p एटॉमिक ऑर्बिटल में, कि p एटॉमिक ऑर्बिटल में जो तीनों p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो ऑर्थोगोनल होती हैं, यानी सारी 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं।
तो यहाँ पे ये तीनों तो 90 डिग्री एंगल पे हैं और यहाँ पे ये तो ओरिएंटेशन लेस है, डायरेक्शन लेस है, इसका तो कोई एंगल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड बनने चाहिए, एक एसएस टाइप के और दूसरे एसपी टाइप के, यानी दो तरह की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, दो तरह के बॉन्ड एंगल होने चाहिए और बॉन्ड एनर्जीज भी क्या होनी चाहिए, CH4 मॉलिक्यूल की क्या होनी चाहिए, सेम ना हो के डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट क्या कह रहा है, साइंटिस्ट कह रहा है उनकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। अब इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने दूसरे एजम्पशंस का या दूसरी हाइपोथेसिस का क्या करा, सहारा लिया। वो हाइपोथेसिस है आपकी हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं आया कि झट एटम ने क्या कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन करना शुरू कर दिया, ये झट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो डेफिनेशन आ गई। हाइब्रिडाइजेशन जैसी चीज़ को समझने के लिए भी हमें कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ा कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन आया। देखिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप ये समझें कि अगर कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस की गई है तो क्यों की गई है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, क्यों हमने कार्बन को माना कि वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। तो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में इसलिए रहता है ताकि हम उसकी टेट्रावैलेंसी प्रूव कर पाएँ, क्योंकि उसका पहला मॉलिक्यूल ही CH4 है, CH2 कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर दूसरा, हमको हाइब्रिडाइजेशन का सहारा, जैसे हाइपोथेसिस का सहारा लेना पड़ गया। क्यों लेना पड़ा, क्यों, क्योंकि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का सहारा नहीं लेते तो हम ये बात प्रूफ ही नहीं कर पाते कि CH4 मॉलिक्यूल के अंदर चारों CH बॉन्ड एंगल सेम है, चारों CH बॉन्ड एनर्जी सेम है, चारों CH बॉन्ड लेंथ सेम है। तो इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए हमने एक हाइपोथेसिस का सहारा लिया था, वो थी हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आएंगे कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन।